हाँ जी, नमस्कार। तो आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके के लिए इंग्लिश की क्लासेस की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये मेरी इंग्लिश की पहली क्लास रहेगी। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। तो जो स्टूडेंट पहली बार सीरियसली इंग्लिश पढ़ रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए फ़र्स्ट टाइम इंग्लिश को तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको ना अपने माइंड से इंग्लिश का भूत निकालना पड़ेगा। कुछ बच्चे जो इंग्लिश फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो सोचते हैं कि हम इंग्लिश को छोड़ देते हैं, कुछ मैथ सोचते हैं कि मैथ्स को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर सच में आप अपने एग्ज़ाम को लेके सीरियस है ना, तो आपको सारी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेंगी। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के आपका काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश को पढ़ना है। और अगर आप है ना इंग्लिश को ना कि ये सोच के कि मुझे एग्ज़ाम फाइट करना है, ये सोच के पढ़ोगे ना कि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इंग्लिश पढ़ने में, यानी कि रुचि लेके पढ़ोगे ना इंग्लिश को, तो आपके बेटर समझ में आएगा। तीसरी बात यह है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हो ना, तो आपको इंग्लिश को लेके टेंशन नहीं करनी है। आपको ये मेरे ऊपर छोड़ देना है कि मैं किस तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी। और हाँ, इतना प्रॉमिस मैं करती हूँ आपसे, आपको मुझ पे भरोसा भी रखना होगा कि मैं जो पढ़ाऊँगी ना अच्छा पढ़ाऊँगी और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन भी वहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये भी नहीं है कि आप 1-2 क्लास देखो और इंग्लिश में धुरंधर हो जाओ। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। आप कम से कम जब 5 क्लास मेरी देखोगे ना, तब आपकी इंग्लिश अच्छे से समझ में आने लगेगी। ठीक है, आपको आपके नोट्स बनाने हैं, जो मैं यहाँ पे करवाऊँगी उसको बहुत अच्छे से लिखना है। पीवाईक्यू और एमसीक्यूज़ भी मैं आपको करवाऊँगी, वो भी आपको लिखने हैं। ठीक है, तो अब आप इंग्लिश की टेंशन छोड़ दो और मेरे साथ जुड़ जाओ। टेंस, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि टेंस होता क्या है। ठीक है, तो टेंस शोज टाइम, यानी कि जब कोई भी काम होता है तो टेंस हमें उसका टाइम शो करता है कि कौन सा टाइम किस समय हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में होगा। तो यही है कि टेंस का मेन जो पर्पज़ है ना, वो है टाइम, टू शो टाइम। ठीक है, टेंस के लिए दो चीज़ें इसेंशियल हैं। पहला है, एक तो सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है और दूसरी है वर्ब। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एक्शन, यानी कि जिसके द्वारा काम किया जाता है वो तो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब क्या होती है, तो वर्ब शोज एक्शन एंड स्टेट। ठीक है, तो जो काम किया जाता है वो होता है वर्ब, मतलब उसको शो करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो आप कि ही लाफ्स। ठीक है, तो यहाँ पे ही तो सब्जेक्ट हो गया और लाफ हो गया अपना क्रिया हो गई ये, यानी कि ही के द्वारा जो काम किया गया वो था हंसना। तो यहाँ पे ये क्लियर होगा कि वर्ब शोज एक्शन। ठीक है, अब सेकंड जो एग्जाम्पल है, ही इज़ ए गुड टीचर। यहाँ पे जो अपनी वर्ब है वो इज़ है। तो यहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो उसका डाउट आपका आगे क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट बाद ही मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो ही इज़ ए गुड टीचर, तो यहाँ पे ना जो ये वर्ब है ना, यहाँ एक्शन ना शो करके स्टेट शो कर रहा है, यानी कि ही इज़ ए गुड टीचर, ये कॉम्प्लीमेंट है ही के लिए। ठीक है, तो वर्ब शोज एक्शन एंड स्टेट। ठीक है, 3 टेंस होते हैं। पहला है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और प्रत्येक को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें जिसके टाइप है इंडेफिनिट, इसी को सिंपल बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि ये जो अपने 3 मेन टेंस है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके ही 4 टाइप्स हैं। तो मतलब इनके टोटल अपने पास कितने हो गए, 12। यानी कि कोई भी जो काम होता है उसका टाइम बताने के लिए हमारे पास 12 तरीके होते हैं, क्योंकि टेंस ऑफ टाइम ये अपन तो क्लियर हो ही गया स्टार्टिंग में ही। और 3 टेंस हैं और 3 के ही 4-4 प्रकार हैं, तो चारों के 12 हो गए। तो इस प्रकार से अपने पास 12 तरीके हो गए ना किसी भी काम को करने का, टाइम बताने के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपको है ना एक थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है टेंस के बारे में। ठीक है, अभी तो आपने एग्ज़ाम जैसा कुछ पढ़ना शुरू ही नहीं किया है, ये तो आपके बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अपने सिंपल
प्रेजेंट टेंस की साइड। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, उसके मेनली 3 स्ट्रक्चर होते हैं और आपको इन तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला है कि सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। ये तो होता अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू अथवा डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अपना इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डू अथवा डज आगे आ जाते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डू अथवा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। ठीक है, अब ये डू और डज क्या हैं? तो डू और डज हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैं। तो डज किन के साथ प्रयोग होता है और डू किन के साथ प्रयोग होता है तो वो आप देख लो। नहीं, सबसे पहले तो 3 पर्सन होते हैं, आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी होती है। तो फर्स्ट पर्सन में तो आई और बी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन 2 टाइप में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, वहाँ पे उसमें आते हैं ही, सी, इट, दिस, दैट, कोई भी नेम, एनीबडी, एनीवन, समबडी, समवन, समथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नन। ये तो सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हैं। और अपने जो थर्ड पर्सन प्लूरल है ना, वो हैं दे, देयर, दीज, दोज। ठीक है, और कोई भी प्लूरल नाउन ये अपने आते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल में। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे कि डू कहाँ यूज़ होता है और डज कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डज। तो डज का यूज कहाँ होता है? तो अगर वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और वाक्य अफर्मेटिव हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर और सेंटेंस अपना अफर्मेटिव, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस अथवा ई एस का यूज होता है। ठीक है, वहीं अगर वाक्य नेगेटिव अथवा इंटेरोगेटिव है तो डज का यूज होता है। समझ में आया? अगर वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अपन ने देखी थी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ये वाली नाउन है, अगर इनमें से कोई भी वाक्य का टाइप है और अपना जो सब्जेक्ट जो वाक्य है वो अफर्मेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ होगा। और अगर वहीं सेंटेंस अपना नेगेटिव अथवा इंटेरोगेटिव है तो डज का यूज़ होगा। इसको अपन एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बाकी सारी जो बचे हुए नाउन हैं उनके साथ अपना डू का यूज़ होगा। ठीक है, डज का यूज़ आ गया समझ में आपको कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और बाकी अपना अफर्मेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ होगा। और वहीं अगर अपना वाक्य नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो डज का यूज़ होगा। अगर अपना सब्जेक्ट आई, बी, यू अथवा थर्ड पर्सन प्लूरल का है तो डू का यूज़ होगा। ठीक है, समझ में आया? अब आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अभी देखो, यहाँ देखो, आई सिंग। ठीक है, तो यहाँ जो अपना सब्जेक्ट है वो आई है और बाकी अपना अफर्मेटिव है तो डू और डज किसी का भी यूज़ नहीं होगा। वी सिंग, यू सिंग, सी सिंग्स। ठीक है, लेकिन अगर अपना सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज होता है। ये मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये है अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट है सी और सी सिंग्स। ठीक है, तो एस आ गया अपना। रमेश सिंह, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है अपना सब्जेक्ट तो एस आ गया अपने सिंग्स के आ गया है ना। दे सिंग, क्योंकि यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट है वो दे है तो दे के अकॉर्डिंग अपना एस या ई एस यूज़ नहीं होगा। अगर अपना सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर का होता तो एस या ई एस का यूज़ होता। द गर्ल्स सिंग, तो गर्ल्स भी प्लूरल है तो यहाँ भी एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। आई डू नॉट सिंग
ये नेगेटिव है तो और आई सब्जेक्ट है तो डू अपना आ गया। नेगेटिव मैंने बोला था ना कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य में डू का यूज़ होता है अगर अपना सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर कोई और है। तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ डू आया और वाक्य नेगेटिव है इसलिए डू आया है। अगर यहाँ पे अपना वाक्य नेगेटिव नहीं होता तो डू नॉट नहीं आता, आई सिंग्स आता अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता। और यहीं अगर अपना सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर का ही होता तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग जाता, जो हम पिछले एग्जाम्पल्स में देख के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बी डोंट सिंग, ही डज नॉट सिंग, यहाँ ही के हिसाब से डज आया है यहाँ पे। ठीक है, रमेश डज नॉट सिंग, रमेश डजंट सिंग। ठीक है, कुछ वाक्य में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ पे तो डज नॉट ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐसे है, तो क्या ये दोनों ही सही हैं? तो जी हाँ, अगर आपको चाहे ऐसे लिखा मिले डज नॉट या फिर डजंट लिखा मिले, ये दोनों ही सही हैं। डू यू नॉट सिंग, तो ये अपना आ गया अपना इंटेरोगेटिव वाक्य। इंटेरोगेटिव वाक्य में क्या है कि जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है उसको अपन आगे लेके आते हैं सब्जेक्ट के, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में पहले ही बता दिया है। तो डू यू नॉट सिंग अपना ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का वाक्य है। और इंटेरोगेटिव के हैं डू यू सिंग, डू वी सिंग, डज ही के अकॉर्डिंग अपने यहाँ डज आया अपनी हेल्पिंग वर्ब, तो डज ही सिंग। अब यहाँ पे ना डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या येस, ये दोनों एक साथ नहीं आते। ठीक है, एस या येस तो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, पर इनसे ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अपना यहाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब अपना दूसरा स्ट्रक्चर है अभी सिंपल प्रेजेंट का। दूसरा है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि अगर अपना देखो, आपको आगे समझाती हूँ इसको अच्छे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब अपने सेंटेंस में इज़ एम आर इज़ यूज एज हेल्पिंग वर्ब, तब टेंस इज़ कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जब अपने इज़ एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो वो अपना टेंस कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे कि एग्जांपल से देखो, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ इज़ है ना अपना हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब अपना हो गया प्ले, तो आई एन जी लग के कंटिन्यूअस में आई एन जी आता है, तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। और सी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है अलग से। लेकिन जब इज़ एम आर इज़ यूज एज मेन वर्ब, लेकिन जब इज़ एम आर का यूज़ मेन वर्ब के रूप में होता है तो टेंस अपना सिंपल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड वर्ड्स कम्स आफ्टर इज एम आर वुड बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि इज एम आर अपना अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो अपना वाक्य होगा कॉन्टिन्यूअस, और इज एम आर जब मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो अपना वाक्य होगा सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ही इज़ ए स्कूल टीचर, तो यहाँ पे अपना जो इज़ है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज ना होके मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि वाक्य में और कोई क्रिया है ही नहीं। यहाँ ही इज़ ए स्कूल टीचर, तो यहाँ अपना इज़ मेन वर्ब है और ये अपना कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपको कहीं भी इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो वो वाक्य भी अपना सिंपल प्रेजेंट को होगा। आप इज़ एम आर देख के उसको कॉन्टिन्यूस का मत बताया ना। ठीक है, नेक्स्ट अपना ही इज़ नॉट ए स्कूल टीचर, इज़ ही ए स्कूल टीचर, इज़ ही नॉट ए स्कूल टीचर, इज़ंट ही ए स्कूल टीचर। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि देखो, ये अपने मैंने चारों टाइप बता दिए हैं, ये अपना अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव को लिखने का एक तरीका ये भी है, जैसे कि इज़ंट ही ए स्कूल टीचर, तो जैसे अपन ने यहाँ लिखा ना इज़ ही नॉट ए स्कूल टीचर, लेकिन इस तरीके से आ जाए ना वाक्य अपना, तो इज़ंट ही ए स्कूल टीचर, ये भी सही है और ये भी सही है। आपको दोनों ही कंडीशन में वाक्यों को सही मानना है। ठीक है, अब कहाँ पे इज़ होता है यूज़, कहाँ पे एम होता है, कहाँ पे आर होता है, तो ये भी एक कुछ स्टूडेंट का डाउट होगा। तो देखो, आपको ध्यान रखना है कि इज का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, और एम के साथ तो आई, एम के का यूज होता है आई के साथ, ये तो क्लियर है ही, और आर का यूज होता है बाकी बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट है ना उनके साथ आर का यूज होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, आई के साथ एम, और बाकी जो भी सब्जेक्ट है उनके साथ आर का यूज होगा।
ठीक है, अब अपने सिंपल प्रेजेंट के 2 स्ट्रक्चर देखे हैं, अब तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, अब तीसरा स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट अपना अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैज़ अथवा हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू अथवा डज प्लस नॉट, उसके बाद हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर भी अपना, अगर वाक्य में आपको कहीं भी हैज हैव दिखे एज ए मेन वर्ब, जिस तरीके से इज एम आर यहाँ पे अपना मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ, सेम इसी तरीके से अगर आपको हैज़ और हैव मेन वर्ब के रूप में दिखे तो वो वाक्य अपना सिंपल प्रेजेंट का होगा, ना कि परफेक्ट वाक्य होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये एग्जांपल से दिखा देती हूँ, एक बार समझा देती हूँ। देखो, आपको ध्यान रखना है कि हैज अथवा हैव अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो वो अपना वाक्य होगा प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन अगर हैज अथवा हैव मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो वाक्य अपना सिंपल प्रेजेंट का होगा। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कि कैसे आए हैं, तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से देखना। ठीक है, अगर हैज हैव का यूज़ मेन वर्ब के रूप में हुआ है तो अपना वाक्य होगा सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, अब हैज का यूज़ वही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है और हैव का यूज़ बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ होता है, ये चीज़ भी आपको रख लेनी है याद। ठीक है, अब अपन इसको एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। देखो, आई हैव ए मोटरसाइकिल, यहाँ पे अपना हैव जो है ना वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि यहाँ कोई और वर्ब है ही नहीं। तो आई हैव ए मोटरसाइकिल, ही हैज़ ए मोटरसाइकिल, ही के साथ हैज इसलिए आया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होगा। ठीक है, आई हैव नॉट ए मोटरसाइकिल और आई डू नॉट हैव ए मोटरसाइकिल। देखो, यहाँ पे आपको वही चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रीट में भी आया था पिछली बार क्वेश्चन। ठीक है, देखो, आई हैव नॉट ए मोटरसाइकिल ये भी आपका सही है, और आई डू नॉट हैव ए मोटरसाइकिल ये भी आपका सही है। आपको ध्यान रखना है ये इस तरीके के स्ट्रक्चर की, इस वाक्य के लिखने के 2 तरीके हैं, आई हैव नॉट ए मोटरसाइकिल एंड आई डू नॉट हैव ए मोटरसाइकिल। ठीक है, अब नेक्स्ट है ही हैज़ ए मोटरसाइकिल, ही हैज़ नॉट ए मोटरसाइकिल। यहाँ जो आपको ध्यान रखना है कि नॉट है ना, मेनली जब हैज़ या हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो आपको ध्यान रखना है कि वाक्य अपना वो होगा परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, और जब हैज़ और हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है तो वाक्य अपना सिंपल प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब ही हैज़ नॉट ए मोटरसाइकिल और ही डज़ नॉट हैव ए मोटरसाइकिल। आपको ये चीज़ देखो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अपना है ना जो नॉट होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ पे जो हैज, अब जब अपन ये है डज़ नॉट यहाँ पे आता है और यहाँ पे अपना जो हैव है ना वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो इससे पहले आया है नोट, लेकिन यहाँ पे अपना नोट पीछे आया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, माइनर सी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम में जो ऑप्शन आते हैं ना तो अपन इन्हीं में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। ही हैज़ नॉट ए मोटरसाइकिल, या तो आप इस तरीके से बनाओ इसका नेगेटिव, ठीक है, या फिर इस तरीके से बनाओ कि ही के साथ अपना डज़ नॉट और यहाँ पे आपका हैव आएगा। ठीक है, जैसे ही हैज़ नॉट ए मोटरसाइकिल आ गया ना तो यहाँ पे आएगा ही डज़ नॉट हैव ए मोटरसाइकिल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बार बार मैं प्रेशराइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये स्ट्रक्चर मतलब आपको ना बेसिकली कोई बताता भी नहीं है ये स्ट्रक्चर, क्योंकि ये इतने डेप्थ में है ना, मतलब इनको छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक से अपना क्वेश्चन गलत हो जाए। मैं तो खुद सब्जेक्ट इंग्लिश है, फिर भी मैं एक बार ये क्वेश्चन गलत कर आई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ही डज़ नॉट हैव ए मोटरसाइकिल, यहाँ पे हमेशा हैव आएगा आपका। अब जैसे कि आई डोंट, यहाँ सब्जेक्ट आई के साथ हैव आता है, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं आया, यहाँ पे अपना वर्ब हैव ही आएगी। आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कि अब यहाँ पे तो ही है, कुछ लोग कहेंगे है जाना चाहिए था, नहीं यहाँ पे डज़ आ गया ना, ही के लिए डज़ आ गया, तो अपनी जो वर्ब है वो हैव आएगी यहाँ पे। ठीक है, इसी का इंटेरोगेटिव है कि हैव यू ए मोटरसाइकिल, डू यू हैव ए मोटरसाइकिल, डज सीमा हैव ए मोटरसाइकिल। ये इसके इंटेरोगेटिव है और इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। ये आप स्ट्रक्चर ज़रूर याद रखना, ठीक है, रटना मत, इनको समझने की कोशिश करना।
हैव यू नॉट ए मोटरसाइकिल, डू यू के हिसाब से अपना डू आया तो डू यू नॉट हैव ए मोटरसाइकिल। ठीक है, अब यहाँ हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के 3 स्ट्रक्चर देखे और इन स्ट्रक्चरों से बार बार क्वेश्चन आते हैं। जो पीछे के 2 है ना, इज एम आर वाला और हैज़ एफ वाला, आधे बच्चे वहीं कंफ्यूज होते हैं कि बाकी कंटिन्यूअस का है या सिंपल प्रेजेंट का है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको चीज़ बता दी है। अब अपन आते हैं यूज़ की साइड कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किन किन कंडीशन में होता है। तो पहला है, रूल फर्स्ट है हैबिट्स एंड रेगुलर एक्शन। जहाँ कोई अपनी आदत बताई जा रही है और रेगुलर एक्शन बताया जा रहा है तो वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। जैसे कि आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। ठीक है, ही विजिट्स हिज अंकल एवरी मंथ। ठीक है, ही के अकॉर्डिंग अपना बल्कि फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसा आया। ठीक है, ही नेवर मेक्स सच मिस्टेक्स, शी आस्क्स टू मैनी क्वेश्चंस, ही ऑलवेज लाफ्स व्हेन ही लुक्स एट मी। तो आपको है ना ये कुछ फ्रीक्वेंसी बताने वाली एडवर्बियल्स हैं, जैसे कि ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, नेवर, एवरीडे, एवरी 5 years। तो जब इस टाइप की एडवर्बियल्स आपको दिखे ना वाक्य में तो अपना जो वाक्य है ना वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अब जैसे कि ही द लेक्चर स्टार्ट्स एट 9 o'clock एवरी मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है अगर कोई वाक्य अपना साइंटिफिक अथवा मैथमेटिकल अथवा नेचुरल फैक्ट है ना तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट यूज़ होता है। जैसे कि ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन। तो यहाँ पे अपना ये एक मैथमेटिकल साइंटिफिक फैक्ट है तो ये अपना हो गया सिंपल प्रेजेंट में। ए मैग्नेट सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। तो ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स इसलिए हमने यहाँ पे एस यूज किया है, ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन। ठीक है, ऑयल भी अपना अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो जो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा डज नॉट अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस का यूज होता है तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ऑयल डज नॉट मिक्स इन वाटर। ठीक है, 2 and 2 makes 4, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। ठीक है, ये अपना साइंटिफिक फैक्ट हो गए। अब कुछ है अपने यूनिवर्सल ट्रूथ, वो भी अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। ठीक है, ये अपना यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए। अब कुछ हैं प्लानेड इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर, कुछ फिक्स प्लान होते हैं हमारे फ्यूचर के, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गेम स्टार्ट्स एट 7 AM टुमारो। टुमारो देख के आप इसमें फ्यूचर नहीं करे ना, क्योंकि ये ना अपना एक प्लानेड एक्शन है। तो जो अपना फ्यूचर के लिए जो अपन प्लान करके रखते हैं ना वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। द गेम स्टार्ट्स एट 7 AM टुमारो। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन एट 8 PM टुमारो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कुछ फैक्ट्स अथवा परमानेंट सिचुएशंस होती हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। जैसे कि आई एम ए रेजिडेंट ऑफ जयपुर, यहाँ पे एम अपना क्या है, हेल्पिंग वर्ब ना होके मेन वर्ब है। ठीक है, आई एम ए रेजिडेंट ऑफ जयपुर, मोहन लिव्स विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना प्रोवर्बियल्स जो होते हैं ना, जैसे कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ए बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वाल्स विथ हिज टूल्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो जो अपनी प्रोवर्बियल सेइंग्स होती हैं ना वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। लेकिन एक इसमें वो भी है, अपवाद है कि रोम वॉज नॉट बुल्ट इन ए डे। तो वो वाली जो प्रोवर्बियल है ना वो अपनी एकमात्र पास्ट में है, आपको ध्यान रखना है। ये कुछ यूज़ हैं, 1-2 यूज़ और बताती हूँ। अगर अपना टेंस
in sentence beginning with the adverbs here and there, then the sentence will be in simple present tense. For example, here comes the girl, the girl के अकॉर्डिंग अपना वर्ब आई है तो कम्स हो गई, ठीक है। देयर गो द मैन इन एक्शन, ठीक है। तो आई होप कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। अब कल अपन सिंपल फ्यूचर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक रिक्वेस्ट और है कि आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप थोड़ा सा कोशिश करें इसको समझने की, बार बार देखें वीडियो को, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और अपने नोट्स बनाते रहें। और आप जब 5 क्लास देख लोगे ना और अपने नोट्स बना लोगे और 2 से 3 बार उनको पढ़ लोगे, फिर आप देखना कि आपको खुद को लगेगा कि हाँ मुझे कुछ आ रहा है। और मैंने पता है जो तैयारी मैं कर रही हूँ ना, जिस तरीके से मैंने आपको उस लेवल से पढ़ाया है, बहुत ही 0 लेवल से शुरुआत करी है, तो मैंने तो अपना 100% कोशिश करी है आपको समझाने की, जितना मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई आपको, ठीक है। अब आप प्लीज़ अपने नोट्स बना लेना। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।